we have with us Deshna Golicha and her brother and sister, real brother, real sister, the younger ones. Deshna is from Pali, Jodhpur, and she has just cleared the Delhi Judicial Services. The results were out a few days back, and she has got the third rank in Delhi Judiciary. Then first she cleared the first exam that she cleared last year was Madhya Pradesh Judiciary, 16th rank, 16th rank in Madhya Pradesh. Then she took the Rajasthan Judiciary, the second rank in Rajasthan Judiciary. Then she took the Haryana exam. Prelims she qualified, mains she dropped. Mains she did not take because she had to take the Delhi exam, and Delhi exam में finally she got the third rank. मैंने बोला ना कि अगर ये इसको अभी एक और एग्ज़ाम देती तो निकाल लेती, तो that was हरियाणा. तो इसने दिया ही नहीं, हरियाणा का मेंस नहीं दिया इसने. बैठो प्लीज़, बैठो आप लोग. So Deshna, it is all yours now. This mic I am giving to you. और थोड़ा अपने बारे में बताओ, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, and what else? I think you speak less, no? Very less, and this is very overwhelming for me. First of all, I am very nervous also. तो पता नहीं मैं कितना बता पाऊँगी. But starting with my education, मैंने LLB किया था, BBA LLB ऑनर्स फ्रॉम NMIMS यूनिवर्सिटी. वो किया था, फिर 2019 में ही मैंने ज्वाइन किया राहुल्स IAS, और फिर मेरी प्रेपरेशन जर्नी शुरू हो गई. 2021 में कोर्स ख़त्म हुआ एंड आई स्टार्टेड अपियरिंग फॉर एग्जाम्स. साथ में कोर्स के साथ में मैंने शुरू कर दिया था, एंड देन थिंग्स हैपेंड. So you did your LLB when? 19. 19. And after that you joined here, the same year. Yeah, May 19. May 19. And then अच्छा May 19 में आए थे, तो फिर तो February 20 तक चला होगा ऑफलाइन. एंड हाँ February 20 तक. Offline was हाँ, February 20. after that you continued in online. हाँ, So I think around 10 months you did in offline. more than that. 10-11 months, yeah. And then you continued in the online batch. हाँ. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा नाम I remembered always. तो I don't know how I remembered. ऑफलाइन में तो यहाँ पर ही बैठती थी, थर्ड फोर्थ हाँ, लाइन में. सामने ही बैठती तब बट ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं, बट वो ऑनलाइन में क्योंकि मैसेजेस डालते तो नेम आ जाता है उसकी ऑनलाइन वजह में से तुम maybe मैसेजेस काफ़ी लिखती थी क्या? काफ़ी तो नहीं, बट हाँ थोड़ा हाँ, बहुत क्योंकि जो इसके भी doubts मैसेजेस होते. तभी मुझे हाँ, नाम yes. याद था इसका, जब रिजल्ट आया ना, तो आई रिमेंबर्ड हर नेम एंड आई वाज सो हैप्पी. सो व्हाट एल्स अबाउट यू? नथिंग एल्स. मतलब मेरे घर में मैं ही हूँ फर्स्ट लॉयर, नो वन एल्सेस. बाकी सब बिजनेस में है, तो Tier 3 सिटी से हूँ. वहाँ पर लॉ ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, एंड जुडिशरी गवर्नमेंट सर्विस तो वैसे भी थोड़ा सा अलग था. तो कोविड के टाइम पे जब मैं घर पे थी और सब मुझे देखते थे, तो वो बहुत क्वेश्चनिंग का एक मेरे को सेंस होता था कि ये क्या कर रही है और क्यों. मतलब यू शुड गो फॉर मैरिज एंड सेटल, तो वो मैरिज ही पर्पज़ रहता है मोस्टली, वैसी मेंटालिटी होती है, वो पर्सपेक्टिव है अपना अपना. तो वो उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे लगता था, बट देन माई रिजल्ट स्पोक. और जो लोग क्वेश्चन करते थे वही सबसे पहले ब्लेसिंग्स देने आते आपको सामने, तो वही वो लोग प्रेस करते हैं. बाद में कुछ भी हो, बट एटलीस्ट सामने जो उनका पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है. एंड दैट मेड मी रियलाइज़ कि आपका जो एम है वो आप पूरा कर लो, बाद में सबको जो कहना है वो कहते रहेंगे, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है. तो वो चीज़ मुझे समझ आई. योर फादर इज इनटू बिजनेस? Yeah. अच्छा. She could not come after Rajasthan results because her father was not keeping well. So now he is better. और अभी भी उसके पापा मम्मी भी आने वाले थे. तो yesterday they wrote me a message कि we are not able to come because दादाजी बीमार है ना. अभी दादाजी की तबीयत खराब है, Admitted in the hospital. हॉस्पिटल में एडमिट है. तो I could not reply to them. मैं आज रिप्लाई करूँगा और say my sorry to them. नहीं, आपने पढ़ लिया तो. तो ठीक है, ये तो हो गया. तो how was your what kind of study pattern did you follow since you joined here? सर मेरा तो वही था, कृष्णा सर ने जो बोला है वो करना है. मतलब जो वो देते थे टाइम टेबल वो फॉलो करती थी, जो उन्होंने बोला जैसे पढ़ना है वैसे ही पढ़ती थी, जब टेस्ट देना है वो बोलते थे वैसे ही करती थी. और जो सर क्लास में बताती थी, टीचर्स क्लास में जैसे आंसर्स लिखना होता है, बस वही फॉलो किया. मुझे खुद को कुछ आइडिया नहीं था. 2019 में मैंने पास आउट हुई, तब तक मुझे सिर्फ ये पता था कि जुडिशरी करना है. उसके बाद में कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था. तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने थोड़ा सा मुझे बताया कि एक राहुल्स IAS करके कोचिंग है, बहुत फेमस है वो यहाँ पर, बट वहाँ पर मुंबई में लोगों को आइडिया नहीं है, वहाँ पे कॉर्पोरेट साइड ज़्यादा होता है. तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था. मैंने पूछा उसको कैसा है कोचिंग, उसने मुझसे पहले ज्वाइन किया था 15 डेज़ बिफोर. तो मैंने बोला तुझे अच्छा लगे तो मुझे बताना कि जाना है वहाँ पे.
तो वो तो एकदम आते ही बहुत पढ़ने लग गई थी, बिज़ी हो गई थी, तो उसने इतना कुछ मुझे बताया नहीं, बोला आ जा तू बस। तो मैं आ गई यहाँ पर, और जब मैं एडमिशन के लिए आई थी वो बैक गेट पे आई थी वहाँ से, और मैंने क्लास में देखा इतने सारे स्टूडेंट्स, मुझे लगा ये क्या है यहाँ पर, इतने बच्चे एग्ज़ाम देते, इतना कंपटीशन है, मुझे पता नहीं था। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा इतना कंपटीशन है तो कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी। फिर मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया, मम्मी पापा सब लोग छोड़ने आए, आई स्टार्टेड माई कोचिंग। फिर कृष्णा सर तब तक यहाँ पर नहीं थे। हाँ, वो हाँ, मुखर्जी वो नगर मुखर्जी नगर में थे, तो हमें पता नहीं था, बट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, और यहाँ पे लोग भी शायद बात करते थे कि कृष्णा सर करके है, तो हमें लगा कौन है कृष्णा सर, सब लोग इतना बोलते हैं, शायद कुछ बहुत अच्छा बताते होंगे। यहाँ पर आनंद सर भी वही चीज़ करते थे, और वो सेम ही बताते थे, क्योंकि सर से ही आता था सब कुछ। कृष्णा सर उस समय एक्चुअली मुखर्जी नगर वाले ऑफिस में बैठते थे, क्योंकि हमने 2018 में शिफ्ट किया था ना, हाँ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे मुखर्जी नगर रहते थे, तो दे नीडेड हिज गाइडेंस, तो वो लोग उससे मिलने जाते थे। तो आई डिड नॉट शिफ्ट हिम हियर, कि मैंने बोला वहीं के ऑफिस में बैठो, फिर बाद में मैं उसको भी यहाँ ले आया। हाँ। फिर बाद में तो हम लोग को ऐसे पता चला कृष्णा सर है, तो वो ऐसे फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना कि कुछ रह जाएगा, तो कृष्णा सर से जाके हम पूछ लेते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड गए कृष्णा सर के पास, तब डीजेएस का नोटिफिकेशन वाज आउट, और हमें लगा बहुत एंथुजियाज्म होता है उस टाइम, स्ट्रेट फ्रॉम कॉलेज, कि अभी तो बस क्लियर करना है, सब कुछ पढ़ लेंगे ये वो। तो हम सर के पास गए, सर हमें क्लियर करना है ये एग्ज़ाम, आप बता दो क्या क्या पढ़ना है, हम कर लेंगे। तो सर ने बोला आपने इतने एसेज लिखे हैं, क्या ये सब किया, इतनी बार रिविजन किया? बोला नहीं सर, हमने तो अभी ज्वाइन किया 2 मंथ्स हुए। बोला 2 मंथ्स भी बहुत होते हैं, लेकिन आपने ये सब नहीं किया तो क्लियर नहीं होगा आपका एग्ज़ाम। फिर भी मैं शेड्यूल आपको दे देता हूँ, देख लो, आप ट्राई कर सकते हो। तो उन्होंने पूरा टाइम दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला चले जाओ, उन्होंने सब बना के दिया, बट उन्होंने बोला अभी क्लियर नहीं होगा। इसके पहले वाले डीजीएस की हाँ, बात करें, 2019 वाला जो था, इसके पहले वाले डीजीएस की बात कर जब रहे हम हैं। लोग कॉलेज से आए थे सितंबर में, आई थिंक एग्ज़ाम था प्रीलिम्स, हाँ, हाँ। तो वो नहीं होने वाला था, बट हमें फिर भी लगा नहीं हम कर सकते हैं, पता नहीं क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस था। फिर उसके बाद में वी अटेम्प्टेड नहीं हुआ, और हमें बुरा भी लगा कि सर ने हमें डीमोटिवेट कैसे कर दिया, सर को बोलना चाहिए ना नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। हमें बुरा भी लगा, बट फिर उसके बाद में जब नहीं हुआ और पता चला कि क्या लेवल है एग्ज़ाम का, तो हमें समझ आया सर के पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो जो बोलते हैं वो कर लो, खुद की होशियारी नहीं करनी है हमें यहाँ पर। तो जो गाइडेंस है उसको अगर हम प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो फिर ऑब्वियसली क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम। और तब से समझ आ गया कि जो सर बोल रहे हैं, जो टीचर्स बोल रहे हैं वो कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी एनर्जी फिर सिर्फ उसी में थी कि जो है वो फॉलो करना है। मैंने खुद से कुछ भी ऐसा सोर्सेज ढूंढना है वो सब कुछ भी नहीं किया। And the city that you come from, Pali, it is a small city. या वेरी स्मॉल, टियर 3 सिटी होगी। स्कूलिंग कहाँ से किया तुमने? मेरा 10th था पाली से, सेंट पॉल्स कॉन्वेंट, फिर 11th-12th वाज जोधपुर DPS, फिर मेरा कॉलेज 5 ईयर कोर्स What is the name of full name of the college? नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, MIMS। INS. IMS. हाँ, वो मतलब उस टाइम स्टार्ट ही हुआ था, 1 ईयर हुआ था उसे। और मेरा जब NLU का था तब थोड़ा सा पीछे की NLU में हुआ था, रायपुर में हुआ था। तो फिर पापा मम्मी ने बोला कि प्राइवेट में चली जाओ, इतना दूर, उस टाइम पे मन नहीं था उनका भेजने का, मुंबई से कनेक्टिविटी थी तो इसीलिए बोला कि वहाँ चले जाओ। हाँ, मुंबई पास है ना तुम्हारे? हाँ हाँ, ठीक है। एंड ये तो हो गया स्टार्टिंग का तुम्हारा, हाउ डिड यू स्टार्ट विद द थिंग्स। तो जब नहीं हुआ तो फिर कृष्णा सर के पास गई? नहीं, फिर तो वो गाइडेंस आ जाती थी अपने आप उस टाइम पे, फिर सर आ गए थे यहाँ पर। यहाँ आ हाँ, गए तो थे। फिर पहले आनंद सर से ज़्यादा कांटेक्ट में थी उस टाइम पे, तो उनसे पता चल जाता था क्या क्या पढ़ना है। और फिर जब कृष्णा सर आ गए तो उनके पास तो लाइन लगी होती थी, फिर भी हर बार लाइन में खड़े होते थे। और ये मैंने ऑब्जर्व किया था तब कि जैसे मेरे आगे 4 लोग हैं, एंड दोज 4 पीपल वुड आस्क द वेरी सेम क्वेश्चंस कि सर हमें शेड्यूल बना के दो, टाइम टेबल बना के दो। सर को पता होगा नहीं पता होगा कितनी कैपेबिलिटी है किसमें, या कौन कितनी मेहनत कर रहा है, बट ही वुड टेल एवरीवन द सेम थिंग, सेम पेशेंस के साथ। किसी के साथ में कुछ ऐसा नहीं कि अभी तो बताया तुमने सुन ही लिया, पीछे खड़े होके चलिए जो, ऐसा किसी को नहीं। और तब ऐसा लगा कि ये लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनको पता है कि कौन कर सकता है, कुछ पता चल जाता है, बट स्टिल दे आर नॉट पार्शियल। तो हमें तो मेहनत करनी चाहिए, हमें तो खुद के लिए करना है। तो वो चीज़ सर की बहुत मोटिवेटिंग लगती थी, और फिर सर की गाइडेंस तो ऑब्वियसली हमेशा थी। और तुम्हारा क्लास के साथ कितना पढ़ती थी तुम? क्लास के अलावा ऑफलाइन का अलग बताना, ऑनलाइन का अलग बताना। ऑफलाइन में तो यहाँ पे जब आई थी, क्योंकि न्यू था सब कुछ, तो बहुत मज़ा आता था मुझे पढ़ने में। मतलब यहाँ पर मैं सुबह 9 o'clock आ जाती थी और 6 o'clock तक यहाँ पर ही रहती थी। क्लासेस होने के बाद मैं इधर बैठ जाती थी सोफ़ा पे, बाहर बैठ के? हाँ, और अपनी पढ़ाई करती रहती, जो भी रिवीजन है। और मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी शुरू कर दिया था, क्योंकि आपने बोला था कि एग्ज़ाम्स आ सकते हैं,
तब तो कोविड का नहीं था, तो आपने बोला था एग्ज़ाम्स आने वाले, नोटिफिकेशंस बहुत सारे, तो उठा लो सब्जेक्ट्स खुद से और यहाँ से नोट्स ले लो। तो मैंने लोगों से आसपास पूछ के नोट्स अरेंज किए, क्योंकि वो जो 2015 वाले थे वो थोड़े से, उसके बाद मैं कंटेंट बहुत ज़्यादा आपने इंक्रीज़ किया था। तो फिर मैंने कहीं से अरेंज किए, और भुषिता करके एक थी गर्ल, मतलब बाकी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, मैंने ऐसे ही नोट्स मांगे और बहुत Bushita, I अच्छे। remember her name. हाँ, भुषिता शर्मा आई गेस। I तो remember. बहुत अच्छे नोट्स थे, एविडेंस के उनके लिए थे मैंने, बहुत अच्छे से मुझे समझ आया। और फिर एविडेंस का एक टेस्ट भी हुआ था, तब मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर लिया था वो उसमें। मेरा स्पेशल वाला टेस्ट। हाँ, उसके लिए तो वेट करते थे, उसके लिए बहुत पढ़ते थे। सीपीसी का हुआ था, एविडेंस का हुआ था, लिमिटेशन के टाइम पे कोविड उसमें हो तुमने गया। 70% लाया था। 70% नहीं आया था, बट फर्स्ट आया था, तो आपने बोला स्टिल यू आर नॉट एट 70%। वो एक टेस्ट है जो आपका भी होगा। दैट टेस्ट इज़ बेसिकली अ स्पेशल टेस्ट। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं। वी गिव यू सफिशिएंट टाइम, और उस टेस्ट के बाद अगर एक मार्क्स है कि इतने ले आओगे, मेंस और प्रीलिम्स दोनों होता है, तो उतने मार्क्स ले आओगे 70%, मेंस और प्रीलिम्स मिला के दोनों में, तो हम लोग चलेंगे डिनर के लिए या लंच के लिए। तो मी एंड यू टुगेदर विल गो फॉर लंच और डिनर। ये उसका वो था, मतलब नतीजा। तो एंड माई वाइफ विल ऑल्सो गो, एंड विल, सारे नहीं, जिनको आएगा वो दोज ऑफ देम हु विल स्कोर दैट मार्क्स, वो जितने भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय 2-3 ऐसे टेस्ट हुए थे, 2 हुए थे 2 हो शायद। पाए थे और थर्ड में कोविड आ गया था। हाँ, तो फिर उसमें किसी को 70 आया नहीं, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल होता है ना कि वो 50-60 भी ले आओ तो बहुत है। तो देखते हैं। बहुत डिफिकल्ट, और बहुत मज़ा भी आता था उसे देने में, वो उसके स्पेशल लिए टेस्ट, प्रिपेयर करने में मज़ा आता था। दैट वाज अ टेस्ट कंडक्टेड बाय मी पर्सनली। तो उसके क्वेश्चंस मैं तो नहीं बनाता था। जैसे अभी किरण सिंह राठी राजस्थान में सेलेक्ट हुई है ना, तो शी वाज अ लॉ रिसर्चर तो हियर, तो शी वाज स्पेशल इन दैट मेकिंग। वो काफ़ी 2 साल से काम कर रही थी, तो वो बनाती थी और फिर मैं सुपरवाइज करता था। तो वी यूज टू मेक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। टारगेट ये नहीं था कि 70 ना आ पाए, टारगेट वाज कि आप उतना, मतलब दैट वाज ऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो थोड़ा मुश्किल होता था। डीजेएस पैटर्न उससे भी कहीं ज़्यादा डीजेएस से डिफिकल्ट। काफ़ी मुश्किल था। दैट वाज बेसिकली टू प्रिपेयर यू फॉर डीजेएस, द डिफिकल्ट एग्जाम्स। लॉ सब्जेक्ट्स में यहाँ पर करके जाती थी, फिर नेक्स्ट डे सेम थिंग वही चलता था यहाँ पर जब तक थी। ऑनलाइन में थोड़ा सा पहले तो डिस्ट्रप्शन आ गया था कोविड की वजह से, अनसर्टेनिटी बहुत थी, और मेरा पर्सनली भी मेंटली मैं शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो लो आ गया था एक। पहले 3-4 मंथ्स तो मेरे पास बुक्स ही नहीं थी, सब यहाँ पर ही छोड़ के गई थी, बिकॉज वी डिडंट नो कि कोविड इतना ज़्यादा हो जाएगा, इट विल बी अ पैंडेमिक। तो होली के लिए गए थे, तो एक बुक लेके गई थी लिमिटेशन की, और शायद कुछ लेके गई होंगी। तो उस टाइम तो कुछ भी पढ़ा नहीं, 3-4 मंथ्स, और बहुत एन्जॉयमेंट वाला फेज़ था, तो बुक्स बहुत कम थी, थोड़ा बहुत जो पढ़ा वो पढ़ लिया था। दैट वाज अ वेरी बैड फेज। आई टेल यू, लाइक इनको थोड़ा और बता देता हूँ। 4 मार्च को क्लास हुई थी यहाँ पे, 5 मार्च से हमारी होली के लिए छुट्टी थी, 9 या 10 को होली थी 2020 में। और सारे बच्चे होली की छुट्टी के लिए गए थे, तो कोविड लॉकडाउन होगा हमको पता नहीं था, तो सब अपना कुछ लोग तो किताब लेके ही नहीं गए, तुमने एक मैं भी लिमिटेशन का लिया बस। तो अब वहाँ जब तो गए, तो इसी बीच में कोविड फैल गया, आ नहीं पाए, फिर लॉकडाउन लग गया, एंड किसी के पास कोई बुक्स ही नहीं, सब यहाँ पे दिल्ली में पड़ा हुआ है। तो इट वाज अ वेरी बैड स्टक अप काइंड ऑफ अ सिचुएशन। द सेम मे हैव बीन विथ यू आल्सो। शुरू में तो बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 9 ईयर्स के बाद में घर में इतना लंबा टाइम रही थी, आई वॉज आउट ओनली स्टडीज़ के लिए, तो शुरू में तो बहुत एन्जॉयमेंट, सब लोग साथ में, वो सब उसमें निकल गया। उसके बाद में धीरे धीरे स्ट्राइक होने लगा, अच्छा पैंडेमिक है, लंबा चलेगा, वो सब एग्ज़ाम्स नहीं है, बुक्स भी नहीं है, तो फिर मैं केस मटेरियल ऑनलाइन इनसे सर से मंगवा लिया था, तो सर ने भेज दिया था मुझे केसेस की जो बुकलेट होती है वो, तो मैंने बोला वो पढ़ लेती, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, वो मैंने शुरू किया, और फिर बाद में बुक्स मंगवा ली थी यहाँ से मैंने सारी। फिर उसके बाद में वैकेंसीज़ का कुछ पता नहीं था, तो जुलाई अगस्त में मेरा बहुत लो आ गया था, बिकॉज़ वो इतना प्रेशर ऐसे फील हो रहा था मुझे कि अब तो एग्ज़ाम्स नहीं है, मुझे अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिल रही एग्ज़ाम देने की, तो हाउ डू आई प्रूव माई सेल्फ, कैसे मैं अपना ये अचीव करूँगी ये। तो वो पर्सनली बहुत लो था मेरे लिए, और मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, तो मैं डिस्कस भी नहीं करती थी किसी से, इट वॉज़ विद इन मी। तो वो चीज़ मुझे बहुत, उस टाइम पे मेरा ऐसा 1 साल का जो एफर्ट्स था ना, ऐसा लगा कि पूरा वैनिश हो गया, और मैंने फिर से शुरू किया था आफ्टर सितंबर का नोटिफिकेशन जब आया था एमपी का। तो वो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, बिकॉज ये चीज़ें कभी भी आ सकती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोविड, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ।
तो वो चीज़ मुझे उस टाइम पे बहुत एक सेटबैक था मेरे लिए। उसके बाद में आई स्टार्टेड अगेन। मेरी पढ़ाई थी, जो याद था मुझे वो सब ठीक है, बट मेंटली वो बहुत बड़ा ऐसे सेटबैक था मेरे लिए। देन आई स्टार्टेड अगेन। जैसे एमपी का नोटिफिकेशन आया, फिर मैंने फुल फ्लेजेड तैयारी करी और मुझे कुछ होश ही नहीं था आसपास क्या हो रहा है। मतलब दैट वाज 12 to 14 आवर्स। जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम था, तो जनवरी वाज कंप्लीट मेरा ऐसे 12 to 14 आवर्स आई यूज्ड टू स्टडी। और मुझे वो बिल्कुल बर्डन नहीं लगता था तब, बहुत मज़ा आता था। उसके बाद में जो भी प्रीलिम्स हुए उसमें आस कम होते गए, बिकॉज़ वो पहले कर चुकी थी मैं, तो रिविजन ही था। बट फर्स्ट पीटी वो मुझे याद रहेगा, क्योंकि वो मैंने शायद लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर पढ़ाई में की है तो वो तब की थी। एमपी तो वाले में? हाँ, तो वो आज आपके वैसे चेंज होते कितना आप कवर कर सकते हो। मोस्टली इट इज़ 8 आवर्स तो मिनिमम हो ही जाता है सब कुछ करते करते, एवरीडे बेसिस पे। और तुमने क्लासेस 2 ही लगाए कि और बढ़ाया था? हाँ, वो सर मेरा थोड़ा-सा ये डिसएडवांटेज था कि जो हमारे बैच में कंप्लीट होता था सब्जेक्ट, वो दूसरे बैच में स्टार्ट होता था, तो हम लोग 2 क्लासेस ले ही नहीं पाते थे, वो सेम हाँ। चीज़ ही चलती थी। हम्म। तो फिर इसीलिए मेरा थोड़ा लंबा हो गया, मैं कर नहीं पाई। बट वो अच्छा था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ ही लगी वो मुझे, बिकॉज़ जितने टाइम तक सर से कॉन्टैक्ट रहा, सर को रोज़ देखते थे, तो मोटिवेट हो जाते थे। और इतने टाइम बाद में एग्ज़ाम्स आए थे। अगर मैं सोचती हूँ 2019 का 2020 में ख़त्म हो जाता कोर्स, तो उसके बाद मैं पता नहीं मैं कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग रख पाती। वो सर की क्लासेस और सर को देख के, टीचर्स को देख के बहुत मोटिवेशन मिला, और वो इतना लंबा प्रोसेस था, उसको भी मैंने गो थ्रू कर लिया, तो वो एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और तुम लाइव चैट में क्या लिखती थी? सवाल तो नहीं पूछती थी? सवाल तो बहुत कम ही होते थे, बट आंसर्स जैसे आप पूछते हो, बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि आंसर करूँ, जो भी आता था गलत भी होता था बहुत बार। बट ऐसे आप देखते भी होंगे या नहीं, क्योंकि बहुत सारे आते होंगे, बट कभी कभी नहीं, क्योंकि मैं देखता पहले था। डाल देती थी तो शायद दिख जाता होगा, तो आंसर करने की कोशिश करती थी जब भी आप पूछते थे तब। Yeah, I had a very positive frame about you. मतलब I used to think very good about her. तो ऑब्वियसली क्लास में तो देखा ही था, बट कोविड के बाद गैप आ गया था ना, तो क्लास की चीज़ें तो फिर थोड़ा वो हो जाती है। हाँ, तो लाइव चैट्स के थ्रू आई हैड अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट मुझे यू। लगा था कि ऑफलाइन के बाद में ऑनलाइन में कैसे होगा, बिकॉज मेरी आदत है, फर्स्ट बेंचर हूँ, तो जैसे सर से कांटेक्ट, मतलब आई कांटेक्ट होता है तो मुझे अच्छा समझ में आता है, कंसंट्रेशन बैठता है। तो जैसे ही ऑनलाइन हुआ मुझे लगा पता नहीं कैसे होगा, समझ आएगा नहीं आएगा। बट जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा था। मतलब कंसंट्रेशन लेवल में कुछ भी डिफरेंस नहीं था, और आपके पास अगर गोल है, आपको पता है पढ़ना है, तो वो सिंसियरिटी आती है, तो अपने आप सब समझ आ जाता है। उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। तुमको फर्क नहीं नहीं दिखा? पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा डिक्टेशन कर रहे हैं, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए डिक्टेशन में थोड़ा सा मुझे आलस आ जाता था, कि जैसे नीति मैम बहुत अच्छे से करवाती है, एक्सटेंसिव होता है उनका डिक्टेशन। तो अभी ऑनलाइन में से मतलब उन्होंने जो समझाया वो सब तो लिख दिया। अब मैम जब डिक्टेट करा तब थोड़ा सा मुझे, आई यूज़ टू बी लेज़ी, तो मैं आराम से लिखती थी, नहीं तो पॉज कर देती थी, वो चीज़ थी। उसके अलावा समझने के लिए तो आई वॉज ऑलवेज अटेंटिव, और उतना ही समझ आता था, ऐसा कुछ कम समझ आता है वैसा कुछ नहीं था। तो मतलब अलग अलग कमरे में बैठ के पढ़ती हाँ, थी? अलग से। पहले तो मैं इसके साथ में बैठ के पढ़ लेती थी, ये थी वहाँ पर तब। फिर समझ आया ऐसे साथ में बैठ के होगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा मस्ती वाला एटीट्यूड था उस टाइम पे। नया नया घर पे गए थे, ऑनलाइन शुरू ही हुआ था, तो मुझे लगा ठीक है थोड़ा बहुत है, फिर चले जाएंगे वापस से ऑफलाइन में। फिर समझ आया लंबा चलेगा, तो मैंने अपना एक प्रॉपर स्पेस बनाया, फिर उसी में ही सब अच्छे से करती थी। हाँ, शुरू में तो तुम लोग को लगता होगा कि 2-4 महीने में हाँ, तो आ ही मतलब जाएंगे। लगा ठीक है हो जाएगा, अभी थोड़ा बहुत करना है, ऐसे ही चल रहा है तो। वो भी एक कारण था कि शुरू में कई लोगों ने ऑनलाइन में, ऑफलाइन वाले जो ऑनलाइन में हो गए थे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए शुरू के। मतलब इट वाज मोर ऑफ वेटिंग कि थोड़े दिन की बात है फिर वापस जाएंगे, तो वापस जाने का वेट ज़्यादा कर रहे थे शुरू के 2-4 महीने ना। फिर जब समझ में आया नहीं जाना है अब तो। कि अब तो यहीं रहना है, ये हर बार एक्सटेंड, मैं भी बोलता था कि शुरू हो जाएगा ऑफलाइन, देखो कोविड कम हो जाए, तो हर बार फर्स्ट वेव ख़त्म हुआ तो सेकेंड वेव आ गया, सेकेंड ख़त्म हुआ तो थर्ड आ गया। मतलब ये तो चलो तुम्हारा पढ़ाई का पैटर्न हो गया कि हाउ डिड यू स्टार्ट एंड व्हाट, ब्रॉडली यू वर ऑलवेज स्टडीइंग ओनली। मोस्टली और सोशल मीडिया? ठीक है, कभी यूज़ किया, मेरा इतना इंटरेस्टिंग है भी नहीं सोशल मीडिया, तो ठीक है थोड़ा बहुत कर लेती थी, बट ज़्यादा इतना नहीं? हाँ उस टाइम पे तो ऐसा। बट हाँ, एक टाइम पे मैंने यूट्यूब बहुत यूज़ किया, क्योंकि वो कॉमेडी शोज़ देखने में खुद को ऐसे बूस्टअप करने के लिए। वो मेंटली एक्चुअली ऐसा होता है ना कि बहुत पढ़ लिया है, अब तो ब्रेक देना चाहिए खुद को, खुद ही ऐसे मतलब सेल्फ एक्नॉलेज करने लग जाते हैं कि यार ब्रेक देते हैं खुद को। हुआ कुछ नहीं होता है। मैं 12-14 आवर्स जब एमपी के लिए पढ़ती था, मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए होता था, क्योंकि मेरा माइंड क्लियर था। बट फिर धीरे धीरे ना थोड़ा सा एटीट्यूड आपका, लेजीनेस आ जाती है मे बी, या फिर ऐसे आप खुद ही खुद को सोचते हो कि यार एग्जर्शन हो रहा है, होता नहीं है, खुद को लगता है। तो वो मैं यूट्यूब थोड़ा ज़्यादा देखने लगी थी, बट इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसका, बिकॉज खुद से सेल्फ रिस्ट्रेन भी अच्छा था मेरा, तो वो चल गया।
और पापा मम्मी पूरा साथ देते थे? हाँ, वो कोविड टाइम में तो ये लोग भी घर में ही होंगे। हाँ, ये लोग तुम भी लोग थे, ये मास्क लोग तो उतार बहुत साथ सकते देते बेटा। थे। मास्क उतार सकते हैं आप लोग। इसमें मेरे कभी-कभी नोट्स भी बनाए, मतलब निधि मैम का जो मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ, क्योंकि ये पास वाली उस पे बैठी अच्छा, थी ये स्टडी बैठते टेबल में, उस पर बनाते थोड़ा थे। सा बना लिया, तू लिख दे, मैम बोल रही है, जो तो तुम समझ तो तीनों भाई मैंने बहन लिया। एक साथ ही थे, मतलब घर पे ही थे? हाँ, थे, घर पर ही थे हम। हाँ, तो बड़ा एंजॉय भी किया होगा। वही बहुत टाइम बाद में सब लोग साथ में थे तो। ठीक है, वेरी गुड। और कोई स्पेशल कुछ ऐसा, मतलब तुमने 3 स्टेट निकाले एंड आई प्रिज्यूम कि हरियाणा भी निकाल ही लेती, तो ऐसा क्या था? मतलब why were you able to clear so many exams? What was the special thing? स्टडीज़ तो वही है, कॉन्सेप्ट्स भी वही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो मैंने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा। शुरू में जब आई थी तब सोचा था यार डीजेएस निकालना है, पता नहीं कहाँ से सुना था क्या था कि बस डीजेएस ही है, वही देना है, वही करना है, कुछ और स्टेट की ज़रूरत नहीं है, टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज और फिर समझ आया कि यार जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ले लो, ये एक के भरोसे कुछ नहीं होने वाला, इसके भरोसे तो मैं आज शायद 4-5 ईयर्स भी लग जाए और कुछ नहीं होने वाला था। तो एमपी जब आया तब नोट्स मेरे पास थे, काफ़ी सब्जेक्ट्स हो गए थे, सीपीसी एविडेंस थोड़ा बाकी था, आधा पोर्शन एविडेंस का बाकी था और कुछ सब्जेक्ट्स शायद छोटे सब्जेक्ट्स बाकी होंगे उस टाइम पे। तो मुझे समझ आया कि कॉन्सेप्ट्स तो वही है, सब जगह वही काम आने, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अच्छी हो गई थी। बट एमपी की जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना तो मार्क्स नहीं आते थे। मेरे को लगा यार पढ़ा सब है, याद भी सब रहता है, फिर क्यों नहीं आ रहे मार्क्स, कहाँ पे लैग करी। फिर मैंने एनालाइज किया तो समझ आया कि एमपी में बहुत थियोरेटिकल है, वहाँ पर हर पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलते हैं, अपना आपने कुछ भी छोड़ा है तो कोई और लिख रहा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले। तो फिर मैंने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर देना अपने आंसर्स को। मतलब मैं पहले जैसे अगर डीजेएस के लिए तैयारी कर रही हूँ तो मुझे ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता है, पॉइंट्स पता है, बट एमपी के लिए वो पॉइंट्स उस टाइम पे याद आना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास 5 मिनट से या 10 मिनट से कोई आंसर लिखने के लिए, उतने से टाइम में वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट करना माइंड में से डिफिकल्ट होता है। इससे अच्छा वो एक स्ट्रक्चर में अगर आपके माइंड में स्टोर है तो वो ईजी हो जाता है और आप कुछ मिस नहीं करते हो। तो फिर मैंने वो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया। जैसे सर बोलते हैं कि 3-4 रिविजन्स के बाद में आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो वही मेरा पॉइंटर्स। तो मैंने वही रिवाइज तो कर ही लिया था, फिर पॉइंटर्स बनाना, मतलब अगर एक पैराग्राफ है उसको एक वर्ड में या 2 वर्ड्स में कैसे लिख के वो स्ट्रक्चर देना शुरू किया। और वो स्ट्रक्चर जब आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो रिवीजन भी इजी होता है और फिर एग्ज़ाम जैसे ही आएगा, एग्ज़ाम में आपको लिखना है तो वो सब याद आ जाता है। तो वो मुझे एमपी में हेल्प किया। फिर राजस्थान के टाइम पे मेरा एक्चुअली इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी मैं उस टाइम पे, सब कुछ आता था, पढ़ा हुआ था, बट मेरा 24 को डीजेएस प्रीलिम्स था और उसके बाद में एमपी का रिजल्ट आया था फाइनल 27-28 को और 30th को मेंस था राजस्थान का। तो मैं रिलैक्स्ड हो गई कि अब राजस्थान एमपी सेम ही है, यहाँ पे हो गया, रहने देते, इसके लिए क्या इतना अभी दिमाग लगाना है। वहाँ पे लोकल एक्ट्स बहुत ज़्यादा थी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ना मैंने छोड़ दिया था, मतलब जो आता है बस उसको अच्छे से थोड़ा सा देख लिया था ऊपर ऊपर से, पहले तो पढ़ रही थी बट फिर उसको बस लास्ट में ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया और फिर एग्ज़ाम दे के आ गई। तो उसमें मेरा मोस्टली एमपी वाला ही प्रिपरेशन हेल्प किया। फिर भी सेकंड रैंक ले आई। वो तो मुझे भी ऐसे शौक लगता है कि यार कैसे हो सकता है, बट वो क्योंकि प्रेशर शायद कम था उसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हो गई होगी, मे बी वही एक फैक्टर हो सकता है। बट एमपी की प्रेपरेशन बहुत अच्छी थी मेरी, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, बट मेंस में इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं, कहीं ना कहीं लैग कर गई होंगी, फर्स्ट टाइम था मे बी। बट वो प्रेपरेशन मुझे बहुत हेल्प किया, आरजेएस में भी और डीजेएस में भी बहुत हेल्प किया। बस वो मोल्ड करना पड़ता है आपको, जैसे राजस्थान में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के हैं, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्पेस, तो उस टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है कि इतना आएगा तो इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा मैं नहीं लिख सकती हूँ, कितना भी मुझे आता हो। तो बस वो पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लोकल लॉज को पढ़ना पड़ता है, लोकल लॉज ईजी होते हो जाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और डीजेएस के लिए तो हम प्रिपेयर कर ही रहे थे शुरू से, तो बस ऐसा। और डीजेएस में तुम्हारा आंसर राइटिंग कैसा था? मतलब हाउ डिड यू, व्हाट वाज योर पैटर्न ऑफ आंसर्स? बिकॉज दैट इज ऑल एप्लीकेशन बेस्ड, मोस्टली इट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। वही सर जो आप बताते हैं वही वाला पैटर्न था, उसमें कुछ मैंने अपना एडिशन तो नहीं किया, बट मैंने जजमेंट्स बहुत पढ़े थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में वो केस बुकलेट जो आप देते हैं वो भी करी थी, और दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं अभी रिसेंट वाले सर शेयर करते थे ग्रुप पे, वो भी मैंने काफ़ी सारे पढ़े थे। तो जो वो केसेस का पैटर्न होता है उस टाइप के क्वेश्चंस इस बार डीजेएस में बहुत आए थे। तो इस बार वो सिर्फ एनालिसिस वाले वैसे नहीं थे जैसे हम लोग करते हैं जनरली प्रैक्टिस कि आपने लॉ लिख दिया और उसका एनालिसिस लिख दिया, वो नहीं था, एविडेंस बेस्ड ज़्यादा थे, मतलब आपको डिसाइड करना है, अप्रेजल। तो उसमें थोड़ा सा पैटर्न रहता वही है, मतलब मेजरली,
बट उसके अंदर थोड़ा सा जैसे डिस्कवरी स्टेटमेंट है तो उस पर 2 लाइन लिख के उसका एनालिसिस अलग से दे दिया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट ले लिया कि इस चीज़ का रेलेवेंस कोई भी ओकेजन का है, सेक्शन 7 सेक्शन 6, तो उसके बारे में थोड़ा लिख दिया, उसको एनालाइज कर लिया। तो वो पैटर्न भी जजमेंट्स में फॉलो हुए, तो मैंने वो भी ट्राई किया था थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि जजमेंट्स लेंदी होते हैं। ओवरऑल मैंने वही पैटर्न फॉलो किया जो आप बताते हो कि पर्पस लिखा, उसके बाद में सेक्शन, प्रोविजन, लॉ जो भी है, देन एक्सप्लेन द लॉ, फिर फैक्ट्स के ऊपर उसको अप्लाई करना है, एंड देन कंक्लूजन। मोस्टली यही पैटर्न रहता है। कहीं पे थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि यार इसमें और ज़्यादा अच्छा हो सकता है तो हम ऐड कर लेते हैं, बाकी इट वाज दैट ओनली। मतलब फैक्ट्स, सेक्शंस एंड ऑल, पर्पस एंड एसेंस, एंड फैक्ट्स तो रिपीट नहीं करती होगी शायद। नहीं, वो टाइम ही नहीं होता। टाइम ही नहीं है, फैक्ट्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड देन सीधा फैक्ट्स का अप्रेजल। हाँ, मतलब वो एनालिसिस में फैक्ट्स आ ही जाते हैं, बिकॉज and- आप जब एनालाइज करते हो तो थोड़ा रिलेट करना पड़ता है, एंड देन द जजमेंट। देन जजमेंट। वही है, मतलब बेसिकली आई टेल यू पर्पस एंड पॉलिसी, प्रोविजंस, एंड देन एनालिसिस, एंड देन रेशियो, रीजनिंग, एंड रीजनिंग में ही अप्रेजल आ जाएगा, अप्रेजल भी आ जाएगा, वो लॉ पॉइंट भी आ जाएगा। हाँ, सो दैट इज हाउ यू गो। कहीं पे मिक्स भी कर लेते हैं लॉ और फैक्ट्स को, जैसे आप बताते हैं तो वो मिक्स भी कर लेते हैं। जहाँ पे जैसा ज़रूरत होता है उस टाइम पे वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वो प्रैक्टिस से आती है, तो वैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका दिल्ली का इंटरव्यू बता दो। इंटरव्यू वैसे मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट बहुत फास्ट था, मतलब 10 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स होगा। उसमें 5 जजेस का पैनल था और उसके अंदर एक के बाद एक के It बाद may have been 3 judges and 2 other हाँ, मे बी persons. दैट Yeah. वे, हाँ, 3 जजेस एंड 2 अदर पर्सन्स। तो मुझे पहले जाते ही पूछा विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। हम प्रिपेयर्ड होते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एंड देन दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑन दैट सब्जेक्ट ओनली, मतलब उन्होंने कुछ घुमाया They did not say anything. When you said evidence act, they आई वॉज didn't. द फर्स्ट पर्सन ऑन दैट डे आई गेस, और थर्ड पर्सन, तो So they did not say anything. नॉट दैट डे। And what dress were you wearing? सारी Sari color? कलर वॉज बेज, बेज जो कलर रहता है जहाँ पर- Creamish color हाँ, का। आई थिंक क्रीमिश कलर ही था, क्योंकि 3 इंटरव्यूज़ दिए, तीनों में मैंने सारी चेंज की हैं। चलो, MP में anyways, beach anyways. था। But ultimately you are wearing a sari, no? या सारी, यस सर, सारी एंड अ बन। तो और क्या क्या एविडेंस पूछ? के क्वेश्चंस थे। सेक्शन 10 पे उन्होंने मुझे पूछा था कॉन्स्पिरेसी पे, और फिर उस पर फॉलोअप क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का हम पढ़ते हैं उस पर था। उसके अच्छा, ये बाद- पूछा उन्होंने? हाँ, कि मतलब उसको उन्होंने फ्रेम अलग ढंग से किया, बट एसेंस यही था कि वो फर्स्ट इंटेंशन से काउंट होगा या फिर 2 लोग का हो जाएगा उसके बाद में काउंट होगा। तो उसका मैंने आंसर कर दिया कि फर्स्ट इंटेंशन भी है, कोई एक्ट हो गया है तो उसके बाद में उसको काउंट करेंगे, और कब खत्म होगा वो भी ऐसे तो what घुमा was के- their response on that? बस वो नॉर्मल, उस टाइम पे वो रिएक्ट, मतलब सब जजेस का अलग अलग रहता है, कोई रिएक्ट करता है कोई नहीं। एक फिर एक क्वेश्चन था टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस पे, टेप रिकॉर्डेड एविडेंस पे, फिर उन्होंने पूछा उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए क्या कंडीशंस है, वो पूछा था। तो शायद मैंने थोड़ा सा अच्छे से आंसर किया तो उन्होंने वेरी गुड उस पर बोला था। बस एक ही मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला पूरे इंटरव्यू में, तीनों इंटरव्यूज़ मिला के। यहाँ पर थोड़ा सा एक, मतलब बाकी जजेस नहीं बोलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो था। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे याद है, सब कुछ हो गया। फिर एक जो ऑनरेबल पैनल में जो मेंबर थे उन्होंने पूछा जीके के क्वेश्चंस बहुत बेसिक से, कि लॉ मिनिस्टर कौन है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। और फिर लास्ट क्वेश्चन उनका था व्हाट इज़ 10% ऑफ 150, और इतना फास्ट था। What is? 10% ऑफ 150, मैंने बोला 15 सर, तो वापस से मैंने बोला 15 नहीं, यस सर। वो बस कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए मे बी ये क्वेश्चन होगा, तो मुझे समझ आ गया कि लास्ट में एकदम This question someone else was also telling. किसी और भी मतलब selected मोस्टली student. लोगों को ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जो मैथ्स से रिलेटेड है, ट्रेपीजियम का एरिया, वो तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है कैसे आंसर दिया होगा, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन सबको, एक मैथ्स का क्वेश्चन या ऐसा कुछ सबको पूछा है mostly मतलब पूरा DJs इंटरव्यू में। लेने के बाद एक मैथ्स का डाल दिया, हाँ, ताकि दिमाग एग्जॉस्ट हो गया तो आप बताओ तो कितने अलर्ट हो। मे बी दैट इज व्हाट दे वर चेकिंग। टू चेक योर कॉन्फिडेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड जो भी। लेकिन जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, घबराना नहीं, ये क्वेश्चन मैटर नहीं करेगा, दैट विल नॉट फेच यू मार्क्स और यू विल नॉट लूज मार्क्स इफ यू डोंट आंसर दैट। द आइडिया इज जस्ट टू चेक योर अलर्टनेस, ये माइंड अभी आपका काम कर रहा है कि ख़त्म हो गया आफ्टर द इंटायर इंटरव्यू। तो ओवरऑल इनसाइड द बोर्ड इट वाज गुड, नो? द माहौल, बोर्ड मेंबर्स आर वेरी गुड। बहुत फास्ट था, मतलब इतना कुछ समझ भी नहीं आया, 8-10 मिनट हो गए वो भी नहीं समझ आया था, वो बाहर आके पता चला अच्छा इतना टाइम लगा। ओवरऑल बहुत अच्छा था। मुझे लगा मैं बहुत नर्वस हो गई थी उस टाइम पे, बट इट वेंट वेल।
And the honorable board members, they must have been very cordial. यस सर, दे वर कॉर्डियल हर इंटरव्यू में, क्योंकि इसीलिए मैं हमेशा जब भी बाहर आती थी मुझे पूछते थे मम्मी पापा कैसा हुआ इंटरव्यू। मेरा यही होता था कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कैसा हुआ वो मुझे नहीं पता। तो एक्सपीरियंस वाज ऑलवेज वेरी गुड। बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, वो सिर्फ 8 to 10 मिनट्स में अच्छा लगता है जो भी रहता है थोड़ा बहुत। तुम्हारे इंटरव्यू में मार्क्स कितने आए वही देखने की कोशिश कर। डीजेएस में तो अच्छे आ गए। डीजीएस में तुम्हारे 126 थे। नहीं 130 आए होंगे। अच्छा नहीं, ये तो वो है, हाँ 130 है, अच्छे मार्क्स हैं। आउट ऑफ 150 इट इज़ वेरी इंटरव्यू में गुड। ठीक आ गए। मेंस और में राजस्थान कहीं- में कितना आया था? राजस्थान में आई थिंक 24-25 ही आए थे। तो वो भी और- ठीक है, आउट ऑफ 35 नो, हाँ, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और एमपी एमपी में 22 थे ऑन 40। वो भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा कम उस है। दिन वो एक्चुअली मेरा पहले चिकन पॉक्स हो गया था मुझे इंटरव्यू के टाइम पे, अच्छा, तो फिर मैंने एक्सटेंशन, तो वो थोड़ा सा मेंटल स्टेट वैसा हो गया था। फिर जब ख़त्म होने वाले थे तब मुझे उन लोगों ने बोला, थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया था उन लोगों ने। फिर जब ख़त्म हुआ तभी तबीयत एकदम अच्छी तो नहीं थी, बट स्टिल आई वेंट। और उस दिन क्या पूरा ख़त्म होने के बाद में रात को 9 बजे मेरा इंटरव्यू का कॉल आया। अच्छा। सो होल डे आई वाज ऐसा एग्जॉस्टेड ओनली, तो उतना अच्छे से खुद को भी नहीं लगा मुझे कि अच्छे से दे पाई। ठीक है। क्योंकि मुझे ये चिकन पॉक्स वाली बात पता है, तुमसे तो बात नहीं हुई थी मेरी तब, कृष्णा ने बताया होगा, तो मुझे पूछा था उसने क्या करना वो चाहिए। 3-4 डेज बिफोर द इंटरव्यू मुझे डिटेक्ट हुआ। और उनका प्रोसेस होता है हर जगह का, तो मैंने एप्लीकेशन डाला बट वो रिप्लाई एकदम से आता नहीं है, तो बहुत टेंशन में, एंड आई वाज वरिंग अ लॉट, क्या होगा कैसे होगा, इस स्टेट में आप जा नहीं सकते हो। बट थैंकफुली उन लोगों ने प्रोसेस कर हाँ वो तो इन्फेक्शियस भी है ना, तो आप हाँ। नहीं जा सकते। कंटिन्यू से तो नहीं जा सकते। कृष्णा ने मुझे ये बात पूछी थी, मैंने बोला बोलो एप्लीकेशन डालने के लिए, एंड दे विल लिसन टू हर। बहुत कॉर्डियल थे, रजिस्ट्रार ने खुद से मुझे कॉल करके बोला कि आप ध्यान रखो, आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ थी। चलो ठीक है, एवरीथिंग इज डन एंड सेड एंड डन। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू टेल देम जस्ट टू मोटिवेट देम, और कुछ मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहती हो? मोटिवेट करने के लिए अभी आप लोगों ने एम डिसाइड किया है, यहाँ पर आए हो, बेस्ट कोचिंग है, बेस्ट गाइडेंस है, यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम। और एज अ स्टूडेंट जो हमारा टाइम है, फॉर्मली बीइंग एजुकेटेड, फॉर्मली बीइंग अ स्टूडेंट, ये वापस नहीं आने वाला है। तो जितना गेन कर सकते हो ट्राई टू गेन, इतने अच्छे टीचर्स हैं, एंड एग्ज़ाम निकलेगा अगर आप अच्छे से करते हो, नहीं भी निकला तो बहुत हेल्प करेगा। सो कीप गोइंग, और जो आपका एम है वो पूरा कर लो, एवरीवन विल बी प्राउड। अभी जो कुछ भी बोलता है सब बदल जाएंगे बाद में, और आपको खुद को लगेगा कि मैंने खुद के लिए कुछ किया है। आगे की लाइफ तो ऑब्वियसली काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, बट स्टिल यहाँ पर जो है, जिस एम के लिए आए वो कंप्लीट करने की कोशिश करो। तुम्हारा जो सिलेक्शन हो गया, तो जब तुम तैयारी कर रही थी तो लोग थे कुछ जो बोलते होंगे कि क्या कर रही है, वो सब तो होता होगा So, ना? जैसा मैंने बोला, Tier 3 सिटी, वुमेन, मैरिज, ये कंसिडरेशंस होती है मोस्टली कि यार मैरिज ही इज़ एवरीथिंग। तो जब आप घर में बैठे हो, किसी को कोई पता नहीं है जुडिशरी क्या होता है, क्या कर रहे हो, उनको सिर्फ ये मतलब है घर में क्यों बैठी है, शादी का टाइम है शादी कर लो। तो होते हैं लोग बोलते हैं, नहीं भी बोलते तो वो यू कैन सेंस दैट, जिस तरह से लोग आपको या आपके मम्मी पापा को बोलते हैं, तो वो प्रेशर आई कुड फील, और उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा भी लगा था फॉर अ सर्टेन टाइम। फिर बाद में ठीक है, फ़र्क नहीं और पड़ता। जब सिलेक्शन हो गया तो उनसे मिली दोबारा? सबसे पहले वही लोग कवर देने आते हैं आपको, सबसे तो पहले blessings। अब क्या कमेंट था उनका? अब सामने तो सब ब्लेसिंग्स ही देते हैं, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब ही होता है। पीछे कुछ भी बोला, आई डोंट केयर। मतलब घर बैठी थी इसलिए हो गया सिलेक्शन? नहीं, मैंने ऐसा मैंने इतना- बोला था ना बहुत मेहनत करती थी लड़की। वो सब तो हाँ, आप तो होशियारी थे, पता ही था होना ही है, वो सब तो नहीं चलो ठीक है, दैट इज नॉर्मल हाँ, सोसाइटी। नॉर्मल थिंग्स, मतलब ठीक है। सोसाइटी इज ऑलवेज देयर टू, लेकिन बहुत लोगों ने साथ भी बहुत दिया होगा। बहुत फैमिली, ब्रदर सिस्टर, ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट दिया। मतलब जिस एरिया से मैं आती हूँ वहाँ पर इट्स नॉट नॉर्मल, तो ग्रैंड पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। दे आर मोस्ट हैप्पी पीपल, मतलब वो लोग तो कॉल करने से ही बंद नहीं होते। जैसे सिलेक्शन हुआ है सबको कॉल करके बता रहे हैं इसका ही सिलेक्शन हुआ है। लोगों को नहीं समझ आ रहा है क्योंकि अभी 3 एग्जाम्स क्लियर हुआ है, इवन इन मेंस दे वुड कॉल पीपल। तो अभी मेंस भी हो गया तो वो लोगों को कॉल करे, मुझे क्या हो रहा है, ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब हर मेंस में हर इंटरव्यू के बाद कॉल किया है, तो 6 कॉल्स तो उनको मिल ही चुके हैं, प्लस मिठाइयाँ। तो समझ रही क्या हो रहा है, किस चीज़ की मिल रही है, तो वो लोग बहुत हैप्पी है।
चलो दैट इज ग्रेट. चलो ठीक है, विल एंड इट हियर. एंड बट आप लोग अच्छा कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो. दे आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड और समथिंग एल्स. From अच्छा, ही इज एन इंजीनियर. एंड यू आर, यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर दीदी? हाँ मतलब वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट हर इज शी डज नॉट कंप्लेन. मतलब लेट्स से वो एनएलयू में नहीं गए फॉर सम रीजंस, भले ही घर से किसी ने मना कर दिया है. आफ्टर स्पेंडिंग 5 years एन एम आई एम एस शी नेवर सेड कि इस वजह से मैं इस कॉलेज में गई. या मतलब एक परसेप्शन होता है ना कि एनएलयू इज़ द बेस्ट कॉलेज इन लॉ. फिर घर पे भी पढ़ते थे तो जैसे मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है तो हर चीज टेबल वाज लाइक अनस्टेबल. अच्छा. मतलब शी डिडंट केयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स. तो ये चीज़ मैंने देखी है कि मतलब आपका फोकस अगर क्लियर है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे हमको हो जाता है ना कि शांति नहीं मिल रही है, साइलेंस नहीं मिल रही है, वी डोंट हैव एक्सेस टू दी बेस्ट लाइब्रेरी, बेस्ट रिसोर्सेज. ये सब चीज़ें कभी दीदी ने मतलब होता था तो भी खुद में ही रखती थी, कभी कंप्लेन करते हुए मैंने नहीं देखा. तो बहुत शांत नेचर की है, नहीं? मतलब हम लोग तो इरिटेट हो जाते थे एट टाइम्स बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू हर. बट कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा थी. नाउ शी ऑब्वियसली. Maybe that is the reason why she has got such great success. आप कुछ कहना चाहोगे बेटा about your दीदी? I'm just very proud of her, and she's always supported me in the best manner possible. And I'm just glad that we are here today because of her. God bless you. God bless you. ये लॉ कर रही है. हाँ, कोई पूछता भी है कि जुडिशरी अब आप भी जज बनोगे. नो, नॉट एट ऑल. मेरी दीदी को इतना पढ़ते हुए देख के मैं इतना थक गई हूँ. और मैं क्योंकि कुछ भी होता था बैराक के लिए इनको बोलती थी पूछ लो मुझे. रूम में कोई भी आता था ट्रांसलेशन के, मैंने वो ना पेपर्स लगाए हुए थे, चार्ट्स लगाए हुए थे ट्रांसलेशन के वर्ड्स. तो जो भी रूम में आता था फर्स्ट कंडीशन आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम दिस. तो ये लोग इतना परेशान हो गए थे इतनी बुक्स. हाँ, मेरी दादी यूज़ टू टेक ओरल्स क्योंकि हरियाणा के लिए मैं शुरू में तो प्रिपेयर कर ही रही थी. तो वो मुहावरे होते हैं वो सब. तो दादी आपको ये सब आता है, लो मुझसे मुहावरे पूछो. तो वो टिक करती थी जो भी मैं गलत बोलती थी. मतलब मैंने सबको एंगेज कर दिया था कहीं ना कहीं. That is how it is done, no? That is how it is done. सब जानते हैं, सबको जानते हैं. ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि सब देख सकते हैं. नहीं, it is wonderful and wish you all the best for your Thank you so much, future. sir. And I know that you will be a wonderful judicial officer. Thank you, sir. She has got a very quiet, kind of a calm, kind of a mental frame दिख रहा है. And सिलेक्शन के बाद भी ना राजस्थान में जब इसका सिलेक्शन हुआ तो पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी. और वैसे भी जब मेरे से बात हुई इसकी तो मतलब शी वॉज वेरी, पता नहीं बहुत ज़्यादा ओवर इंथुजियास्टिक, जंपिंग विद जॉय, वो नहीं था इसका. शी वॉज वेरी क्वाइट. और अभी भी दिल्ली के बाद भी शी वॉज वेरी दिल्ली क्वाइट. में वही था, थर्ड रैंक आया तो फिर मेरा नॉर्मल फेस रहता है. मतलब आई एम हैप्पी इनसाइड. ऐसा नहीं है कि हैप्पी नहीं. तो मैं ऐसे कूदती नहीं हूँ, पता नहीं वो नहीं होता है. तो मैं ऐसे आ रही थी अपनी दादी को बताने जा रही थी तो मम्मी मेरे पीछे पीछे आई ना. फिर मैं वापस आई तो बेटा क्या हुआ, उदास क्यों है? कोई बात नहीं, थर्ड रैंक भी अच्छी है. मैंने बोला मम्मा मैं ऐसी ही हूँ, मतलब खुशी हो रही है, मुझे पता है थर्ड रैंक अच्छी. डीजेस में सेलेक्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो मम्मी बोली कि अच्छा वो तेरा फेस ऐसा है. तो वो चीज़ होती थी. चल आज दिस स्मॉल प्लांट फॉर यू, तो घर पे जाके लगाना. थैंक यू सर. आ जाओ बेटा आप लोग इधर, तुम उधर देखो. My wife has sent this bouquet for you. And these are the chocolates for you. फाइव स्टार. एंड तुमने कभी क्लास के टाइम में चॉकलेट्स विन किया था? नहीं, अर्न नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक ही बार में अर्न कर लिया. खुश हो. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. अरे खुश हो, खुश हो, खुश हो, खुश हो. मैं इतना बोल रही मुझे इसको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना बोल गई. तो सी यू टुमारो.